नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते आज की मुख्य खबरों की ओर। बोचा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर गांव में खजूर के पेड़ से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ब्रह्मपुरा स्थित निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से महिला को अपना हाथ गंवाना पड़ा। और एलएस कॉलेज में चलाए जा रहे एनसीसी प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैंडिडेट्स द्वारा दिनकर की प्रतिमा को लिया गया गोद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बोचा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर गांव में ताड़ के पेड़ से एक व्यक्ति के गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बोचा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर पंचायत के मुखिया शंभू चौधरी के बड़े भाई मोहन चौधरी की मौत खजूर के पेड़ पर से गिरने से हो गई। घटना तब सामने आया जब स्थानीय लोगों ने मृतक का शव पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देखा। देखते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पहचान के बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि वह पेशे से पासी का काम करते थे। कल यानी गुरुवार की शाम गांव के ही समीप ताड़ी उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े थे। पैर पिछलने से नीचे गिरे, जिसके बाद लकड़ी में चोट लगने से उनकी मौत हो गई। मेरे बड़े पापा रोज की तरह उस दिन भी 12 बजे निकले काम करने के लिए और शाम तक नहीं लौटे। तो बड़ी मम्मी बोली उनके लड़का को कि जाके देखो कि पापा अभी तक आए नहीं। तो गया वो देखने गया तो देखा कि पापा जो है सो कि खजूर पर से गिरे हुए मिले। तो सबको फ़ोन किया, फिर राजेश रंजन थाना प्रभारी उनको भी फ़ोन किया गया। वो लोग आए और खोजी कुत्ता भी बुलाए कि कहीं मारने की आशंका भी होगी, लेकिन कुछ ऐसा बात निकला नहीं, कुछ ऐसा बात सामने आया नहीं। तो फिर हम लोग जो है सो कि पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं और अभी एसकेएमसीएच में है। क्या करते थे वो खजूर पे चढ़ के ताड़ी उतारते थे। मोहन चौधरी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के लापरवाही के कारण एक महिला को हाथ गंवाना पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर लगाए कई गंभीर आरोप। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से शुक्रवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शहर के बड़े डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि बीते वर्ष इलाज के लिए ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां डॉक्टर ने गलत तरीके से इलाज किया। नतीजा यह हुआ कि दाहिना हाथ काम करना बंद कर दिया और जब डॉक्टर को बोला गया तो उसने यह कहकर बात गोल मटोल कर दिया कि इलाज का सारा खर्चा हम उठा लेंगे और आर्टिफिशियल हाथ भी लगा देंगे। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। महिला ने बताया कि जब आज डॉक्टर से पूछने गई तो डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों द्वारा बदसलूकी भी किया गया। वहीं हंगामा की सूचना के बाद ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और लिखित शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही। मैं गिर गई थी। गिरने के बाद यहाँ आए दिखाने तो मेरा पैर गुल्हा टूट गया था। तो बोले कि आपको चेंज करना पड़ेगा, बॉल लगाना होगा। तो हम लोग ठीक है सर्जरी कीजिए। तो सर्जरी की हुआ मेरा 3 फरवरी को सर्जरी हुआ। उसके बाद रात 8 बजे रात को हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरा दर्द शुरू हो गया 2 घंटा बाद 11 बजे के लगभग। मैंने कही कि मेरा दर्द हो रहा है, कुछ सोने दवा खा लेते या दे देते इंजेक्शन तो सो जाती। दवा लिख करके इंजेक्शन लिख कर दिए कि ले आने के लिए। मेरा बेटा ले आया। वो था शायद पानी में मिला करके देने वाली इंजेक्शन थी। उन्होंने इसी तरह ट्राई करने लगे, इसमें वेन खोजने लगे, वेन नहीं मिला। तो फिर इस हाथ में ये तो जी देते के साथ मेरा हाथ काला हो गया। हाँ, इंजेक्शन दे रहे हैं, हाथ काला होते जा रहा है। इतना पेन कि हम क्या बताएं। और जब निकाले भीतर से इंजेक्शन दवा पास करके तो ब्लीडिंग होने लगा। तो इतना हाथ यहाँ से कोयला जैसा हो गया, हाथ एकदम ठंडा बर्फ जैसा, सर्कुलेशन बंद हो गया। उसके बाद रात भर आईसीयू में मुझे रखे हो
और कल होकर के 11 बजे खुद ऑपरेट किए। ये प्रसाद हॉस्पिटल में डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद। और 11 बजे ऑपरेट किए तो मेरा उतना ही देर में मांस सड़ने लगा था। हाँ, तो फिर वहाँ से हमारे घर वाले जितने थे रिलेशन, वो लोग किसी ने रेफ़र कीजिए, आपसे नहीं होने वाला है तो कल से इतना तकलीफ़ कर रही है। उन्होंने मुझे पटना रेफ़र कर दिया काया क्लब में। हाँ, तो वहाँ 15 दिन तक वो ट्राई किए लेकिन हाथ सुधार में नहीं आया। उसके बाद मुझे बुखार होने लगा तो उसके बाद सारे लोग बोलने लगे, डॉक्टर लोग, कि आप हाथ हटाना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन हो जाने पर आदमी, हाँ, जान भी जा सकती है। तब जा कर के 15वां दिन 17वां दिन मेरा हाथ हटा दिया गया। तब उसके बाद 1.5 महीना वहाँ रहे। इस बीच में उपेंद्र प्रसाद 2 बार गए देखने मुझे। हाँ, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम देंगे, इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 13वां महीना जा रहा है। हम लोग कितने बार आए गए आजकल करते करते तो अब आज बेटा भी मेरा नौकरी छोड़ कर बैठ गया मेरे लिए। मेरे घर में मैं और बेटा, एक बहू है। आज कुछ नहीं हुआ, आज इसीलिए हम लोग आए थे। तो मेरे इसके साथ के साथी लोग जो थे वो बोले कि हम भी चलते हैं। वो लोग आए केबिन में, हम लोग बाहर, मैं और बेटा ये सब गए केबिन में। इसके बाद भीतर थोड़ा आस्ते बात करने लगे लोग। उनका जो था स्टाफ लोग जो थे वो लोग, इसी में ये लोग सब मेरे आदमी सब थे, सब भीतर घुस गए। भाई इन लोग के साथ वो लोग ये करने लगे। उपेंद्र प्रसाद निकले और सीधा भाग गए। इधर गए। क्या जानकारी है आपको? प्रसाद हॉस्पिटल में जो पेशेंट आई थी, फरवरी में शायद आई थी, उनका पाँव का बॉल रिप्लेसमेंट करवाना था। बॉल रिप्लेसमेंट हुआ, ऑपरेशन ठीक हुआ। रात में क्या हुआ, सेम डेज जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन सेम डेज की दर्द के लिए शायद कुछ डायलोना या कुछ दिया जाता है। उनका जो कंपाउंडर था समझदारी नहीं था, पता नहीं वो कहाँ से था, डायरेक्ट वो आर्टरी में दिया। आर्टरी में, जबकि पता है सबको कि आर्टरी में नहीं दिया जाता है। अदरवाइज वो तो बच गई, वरना हार्ट पे जाता तो हार्ट डायरेक्ट चौक करता, बचाने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन उनका हाथ चौक हुआ। हाथ चौक होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। इन्होंने पटना रेफ़र किया शायद अनुराग शरण के यहाँ। रेफ़र करने के बाद ट्रीटमेंट चला, ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, एक्टिव नहीं हुआ, मसल्स डेड होने लगा। इसके कारण उनका हाथ काटना पड़ा। हाथ काटने के बाद डॉक्टर फिर गया, मिला भी था। बीच में ये दोहरा रहे हैं कि हम उनका हाथ आर्टिफिशियल हाथ लगवाएंगे, चाहे जो भी करेंगे, लेकिन अभी तक टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के साइड से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। आज भी वही बुलाएं कि हाँ आइए बात करते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई, हालांकि उस तरह से मिसबिहेव हुआ उनके स्टाफ की तरफ से। फिर यहाँ के जो स्टाफ हैं थाना गए और बुला के लेकर। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बिहार में 14 मार्च से बसों के किराए में 20% की वृद्धि हो जाएगी, जिसकी जानकारी बिहार मोटर फेडरेशन की अध्यक्ष ने दी। निजी बसों के भाड़े में 20% की वृद्धि की गई है। नया भाड़ा 14 की मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने विभिन्न रूटों के भाड़ा की घोषणा की है। बस चालकों को वृद्धि लिस्ट को चिपकाने का आदेश दिया गया है। मुजफ्फरपुर से पटना का भाड़ा नॉन एसी से 130 व एसी से 150 रुपए तय किया गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि डीजल, टायर, मोटर्स स्पेयर्स, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, टोल प्लाजा टैक्स, बैटरी व अन्य सामानों की कीमत काफी बढ़ने से बस संचालकों ने विवश होकर भाड़ा बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले भाड़े में 25% वृद्धि का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की डीजल की कीमत कम होने की घोषणा के बाद इसमें 5% कमी की गई है। सरकार द्वारा प्रति किमी तय भाड़ा के अनुसार की ही वृद्धि की जा सकती है। रात्रि से 2019 का जो नोटिफिकेशन 18 का है, 19 में पत्र निकला है। 18 से अभी तक 20 रुपया का डीजल का बढ़ोतरी हो गया, टोल पर हो गया, टैक्स पर हो गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, हर चीज़ में बढ़ोतरी है। फिर भी वो घाटा का भरपाई ट्रांसपोर्टर को संभव नहीं है जब तक बिहार सरकार दूसरा नोटिफिकेशन नहीं निकालता है। जो पूर्व का नोटिफिकेशन है बिहार सरकार का, उसी के आलोक में हम लोग लागू नहीं किए थे। चूँकि यहाँ तो बड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन अब विकल्प नहीं रह गया। अब सारे लोगों को
उसी लाइन पर खड़ा होना है जो बिहार सरकार का आदेश है। उसी के आलोक में ये भाड़ा बढ़ोतरी किया गया है 20% का। और माननीय प्रधानमंत्री जी या बिहार सरकार, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है 15 तारीख से डीजल का भाव गिरेगा, इसीलिए उसी पर जो 18 का नोटिफिकेशन है उस पर लागू किए हैं। और बिहार सरकार से आप लोगों के माध्यम से पूर्व में भी भेज चुके हैं कि दूसरा गजट नोटिफिकेशन कीजिए कि हम लोग घाटा का भरपाई करें। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में गाड़ी चल रही है, इसमें भी जो बढ़ोतरी होगा 15 तारीख, इसलिए बिहार सरकार को इसमें बारीकता से और ट्रांसपोर्टरों के हित में, इससे जुड़े हुए कर्मचारी के हित में और आम लोगों के हित में सोचना चाहिए, विचारणीय विषय है। एसकेएमसीएच परिसर में कैंसर जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसकेएमसीएच के डॉक्टर और नर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। एसकेएमसीएच परिसर में कैंसर जागरूकता एवं कैंसर स्क्रीनिंग अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 फरवरी को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस अभियान को 4 जिलों में शुरू किया था। अब इस अभियान को बढ़ाकर 16 विभिन्न जिलों में चलाया जाएगा। इसी को लेकर आज एसकेएमसीएच परिसर में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, नर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर रविकांत ने बताया कि आज एसकेएमसीएच परिसर में डॉक्टर्स और नर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अभी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, इसके बाद प्रैक्टिकल करवाई जाएगी। इन सभी को ट्रेनिंग के बाद विभिन्न 16 जिलों में भेजा जाएगा, जिसके बाद ये सभी कैंसर जागरूकता एवं कैंसर स्क्रीनिंग अभियान चलाएंगे। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने 4 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग एंड जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। आज जो है अब इस 4 जिले से हम लोग इसको 16 जिलों में जो है ना एक्सपेंड कर रहे हैं। 12 और जिले ऐड किए गए हैं और ये पूरी स्क्रीनिंग करने के लिए जो हमारी टीम जो होगी डॉक्टरों और नर्सों की, उनकी ट्रेनिंग जो है ना पिछले 3 दिनों से चल रही है। इसमें हम लोग उनको ओरल मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर और गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग में जो हमारे मुजफ्फरपुर के जो फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, वो लोग भी क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई के डॉक्टर, बनारस में जो हमारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना कैंसर हॉस्पिटल जो है वाराणसी से, वहाँ से भी जो जैसे आज डॉक्टर दिव्या जुड़ी हैं वो क्लास ले रही हैं। सो ये थियरी पार्ट जो है अभी चल रहा है, इसके बाद इनका प्रैक्टिकल होगा और जब ये पूरी तरह से ट्रेन हो जाएंगी तब इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाएगा, जो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ पे जा कर के ये लोग कैंसर जागरूकता एंड स्क्रीनिंग अभियान जो है वो चलेंगे। समन्वय सभा कक्ष में डीडीसी ने जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एईएस को लेकर बैठक की। एईएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित उप विकास आयुक्त के कार्यालय में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीविका, स्वास्थ्य विभाग, जनसंपर्क विभाग, जिला पंचायती राज और आईसीडीएस के द्वारा जन जागरूकता को लेकर किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई एवं प्रचार प्रसार को लेकर आवश्यक निर्देश उप विकास आयुक्त के द्वारा दिया गया। वहीं जीविका के डीपीएस के द्वारा बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैंडबिल वितरण का कार्य जीविका दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। बताया गया है कि वितरण के साथ हैंडबिल को पढ़कर भी लाभुकों को सुनाया जा रहा है। शेष विभागों को भी इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रचार प्रसार समिति की उप समिति की बैठक हुई है मेरी अध्यक्षता में, और इसमें अब तक हम लोगों ने एईएस की रोकथाम और बचाव के संबंध में क्या क्या अब तक किया गया है इसकी समीक्षा की गई। उसके एईएस की रोकथाम के संबंध में सबसे पहले हम लोगों ने जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रथ निकाला था, जो कि एक चरण उसका पूरा हो चुका है और लोगों को उसके संबंध में जागरूक किया जा चुका है। पुनः जो है सो प्रचार करने के लिए, इसके संबंध में जानकारी देने के लिए आरबीएस के माध्यम से सभी प्रखंडों में हमारे जो प्रचार वाहन है वो घूम घूम करके इसका
प्रचार प्रसार कर रहे हैं सभी सार्वजनिक स्थलों पर। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से जितने भी कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं उनका हम लोग डाटाबेस तैयार करवा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, शराबबंदी और अपराध के खिलाफ राजद द्वारा 20 मार्च को पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसकी जानकारी जिलाध्यक्ष ने दी। जिला राजद कार्यालय में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में गिरती विधि व्यवस्था, बढ़ते अपराध, गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत तथा शराबबंदी को लेकर बैठक की गई, जिसमें वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक के साथ सभी प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 20 मार्च को जिला राजद कार्यालय से पैदल मार्च निकाला जाएगा, जो कि समाहरणालय पहुंचेगी, जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरना देगी। तरफ से जो अध्यक्ष जी ने घोषणा किया कि 20 तारीख को प्रदर्शन और वहां धरना कार्यक्रम, और विस्तार से अध्यक्ष जी ने बताया सभी बिंदु पर सरकार जो विफल है महंगाई से लेकर और विधि व्यवस्था और शराबबंदी के नाम पर खानापूर्ति और शराब माफिया, जो अमीर तरह के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा अभी तक का जो इस मुजफ्फरपुर जिला का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो उसमें जो बड़े लोग हैं, शराब माफिया पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं। मैं कहता हूं जेल भी गए हैं। कुछ लोग खुलेआम शराब भी बिकवाते हैं और उसको शराब का धंधा करवाते हैं। और यहाँ के जो मंत्री जी के बारे में रामसूरत राय जी का जो चर्चा किया अध्यक्ष जी ने, सही बात है। भाकपा माले द्वारा निकाली गई किसान रथ यात्रा जिले में पहुंची। इस दौरान माले के किसान नेताओं ने शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया। भाकपा माले द्वारा स्वामी सहजानंद की जयंती पर पटना से निकाली गई किसान रथ जिले के जुब्बा साहनी पार्क पहुंची, जहां माले के सदस्यों ने शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद किसान रथ जिले के बोछा और गायघाट प्रखंड के लिए प्रस्थान कर गई। अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष विशेश्वर यादव ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सभी तरह के हमलों व दुष्प्रचार से जूझते हुए किसान आंदोलन 100 दिन पार कर चुका है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के संकल्प के साथ यह आंदोलन अब आज़ादी की दूसरी लड़ाई में बदल गया है। हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहा के, अपना कुर्बानी देके अंग्रेजों के कंपनी राज को भगाया था। उस समय कंपनी राज की दलाली करने वाले लोग आज फिर से हिंदुस्तान में कंपनी राज लाना चाहते हैं और इस कंपनी राज का भी हम किसान विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से देखिएगा 105-6 दिन हो गया, लाखों किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी की सरकार हर क्षेत्र को कंपनियों के हवाले करने जा रही है। और इसलिए हम लोग पूरे बिहार में इस तरह की यात्राएं निकाल के कल से बीटा से शुरू किए हैं हम लोग, और इस संदेश दे रहे हैं। और इसी 18 मार्च को लाखों की संख्या में हम किसान विधानसभा के सामने प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होंगे। प्रदर्शन करके सरकार से मांग करेंगे कि तीनों काला कानून वापस लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लो, और किसान आंदोलन पर जो तुम दमन कर रहे हो, इस दमन पर रोक लगाओ, बंद करो। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा,
सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग। हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है।
नर्सरी के बच्चों को खेलकूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। एलएस कॉलेज परिसर में एनसीसी द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन कैंडिडेट्स द्वारा दिनकर पार्क में सफाई कर दिनकर की प्रतिमा को गोद लिया गया। एलएस कॉलेज में एनसीसी बिहार बटालियन 2 द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षण शिविर में तीसरे दिन कैंडिडेट्स ने दिनकर पार्क में दिनकर प्रतिमा को गोद लेकर सफाई अभियान किया, साथ ही प्रतिमा का रखरखाव का जिम्मा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75 स्थानों पर एनसीसी के कैंडिडेट्सों ने 75 प्रतिमा को गोद लेकर उसके रखरखाव का जिम्मा लिया। इस दौरान कर्नल राजेश कुमार ने कहा कि पूरे देश में एनसीसी द्वारा 75 जगहों पर यह कार्यक्रम को आयोजित कर महापुरुषों की प्रतिमा को गोद लिया गया है। सब के उपलक्ष्य में आज हमने 2 बिहार बटालियन की टीम ने श्री दिनकर जी का जो स्टैचू है एलएस कॉलेज में, उसका मेंटेनेंस किया और एरिया का जो आसपास का साफ सफाई का करने का बीड़ा हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने उठाया। इसी कार्यक्रम में एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल ओबी राय साहब, 2 बटालियन एनसीसी के कमांड अधिकारी कर्नल राजेश कुमार एवं अन्य एएनओ और कैडेट्स उपस्थित थे। कैडेट्स ने दिनकर जी की कविता और उसकी जीवनी के बारे में अपने विचार साझा किए। कुछ कैडेट्स ने दिनकर जी की कविता पाठ में भी भाग लिया और दिनकर जी के जीवनी के बारे में कैडेट्स को अवगत कराया गया। इस महापर्व पर सभी बच्चों को बढ़ चढ़ के दिनकर जी से प्रेरणा लेके और हमारी धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके अलावा दिन में बच्चों का ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, पीटी, ये सब की कक्षाएं की गई। दिन में प्रशांत हॉस्पिटल की तरफ से फर्स्ट एड के ऊपर बच्चों को बताया गया कि दुर्घटना के समय में या घर में कोई दुर्घटना हो जाए, ट्रैवल करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो कैसे फौरी इलाज यानी कि फर्स्ट एड दिया जाता है। सारी विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभालते हुए जो हमारे साथी हैं या आम जनता है उसको कैसे मदद किया जाए, एक एनसीसी कैडेट के द्वारा ये आज फर्स्ट एड के लेक्चर में डॉक्टर आरती सिंह के द्वारा समझाया गया। एलएस कॉलेज के सभागार में औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हुए। एलएस कॉलेज के सभागार में 2 दिवसीय औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो रही है। बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। लेकर के सेमिनार का आयोजन है। जिस प्रकार आज भारत के अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था विषम परिस्थिति में भी मजबूती के साथ चली है। हम समझते हैं कि उसके ऊपर आज महाविद्यालय प्रांगण में, इस लंगट सिंह महाविद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जो इससे संबंधित जानकारियां हैं बच्चों को दिया जाएगा, यहाँ पढ़ने वाले लोगों को दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वो आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना है, आत्मनिर्भर देश जो हम लोगों को मिलकर के बनाना है, उसमें आत्मनिर्भर युवा बने, रोजगार देने वाले लोग, रोजगार लेने वाले की संख्या दोनों में बैलेंस होकर के इनकी संख्या बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्वपूर्ण भूमिका हो। सकरा थाना क्षेत्र के गांव में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला। न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला। सकरा थाना क्षेत्र के मारकन में एक बार फिर एक महिला को दहेज लोभियों ने घर से बेघर कर दिया। दरअसल पीड़िता रूपा देवी ने शुक्रवार को सकरा थाना में आवेदन देकर अपने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने बताया कि 4 साल पूर्व उसकी शादी सकरा थाना क्षेत्र के मारकन निवासी नंदकिशोर महतो के पुत्र रोशन महतो के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद बीमारी से पति की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता के सास ससुर ने कहा अपने छोटे बेटे से शादी कर लो, जिसके बाद पीड़िता के देवर ने पीड़िता के साथ लगभग 1 साल तक यौन शोषण करता रहा। अब पीड़िता के सास ससुर ने दहेज के लोभ में आकर अपने बेटे की शादी कहीं और कर रहे हैं। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो परिवार के सभी सदस्यों ने उसके साथ मारपीट कर घर से भगा दिया है। क्या है मामला? आवेदन दिया था ना सर। 4 साल पहले मेरी शादी रोशन महतो के साथ मारकन गाँव में हुई थी, पिता नंदकिशोर महतो। शादी हुई थी, उसके बाद मेरे पति का डेथ हो गया। उसके बाद मेरे ससुर बोले कि मैं एक देवर है ना, उसे शादी करके रख लेंगे, और अभी पता चला है कि वो कहीं और शादी कर रहे हैं चुपके से। तो क्या तुमको प्रतापित भी किया जाता है क्या? जी सर, हमें प्रतापित भी किया जाता था कि मतलब मेरे ससुर बोलते थे कि हम तुम रख लेंगे अपना घर में अपने छोटे लड़का से शादी करके, और उसके बाद है सो आज वो चुप दहेज के लालच में आके कहीं और शादी कर रहे हैं। कितना दिन पहले से तुम्हारी पति की डेथ हो गई थी? 1.5 साल पहले मेरे पति का डेथ हो गया। तो वो लोग आश्वासन दिए थे कि मतलब छोटे लड़के से शादी करवा देंगे, लेकिन अब वो तैयार नहीं है इस चीज के लिए? नहीं, अब वो तैयार नहीं है शादी। आपके पास बच्चे भी हैं क्या? जी, बच्ची है, एक लड़की है। कितने साल की है? 3 साल की है, करीबन 3 साल की। अभी आप कहाँ रह रही हो? मायके में रह रहे हैं सर। क्या नाम होगा तुम्हारा बुआ? रूपा कुमारी। घर कहाँ हुआ? सकराबाजी। पिताजी का नाम? कैलाश महतो। कौन कौन लोग प्रतापित कर रहे हैं तुमको ससुराल में? मेरे ससुर जी कर रहे थे। क्या नाम हुआ ससुर जी का? नंदकिशोर महतो, सास इंदू देवी, ननद रेखा देवी, मोनी देवी। ये सब हमको आश्वासन देते थे कि हाँ हम मेरा भाई है एक ठो, हम शादी करके रख लेंगे घर में, और उसके बाद आज देखिए कि कहीं और शादी करें। वहीं पूरे मामले में सकरा थाना प्रभारी रामनाथ प्रसाद ने कहा कि आवेदन मिला है, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मारपीट नहीं, एक महिला है जिसके हस्बैंड लगभग 1.5 साल पूर्व किसी कारणवश मर गए थे कलकत्ता में। तो उनकी पत्नी से उसका देवर का उनका देवर एक या का सामान बना दिया कि हम आपसे शादी कर लेंगे, किंतु 1.5 बरस के बाद इनकार कर रहे हो। तो महिला भटक रही थी, आवेदन उनका आया है, तत्काल FIR दर्ज कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अय्यापुर के बालाजी नगर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ समापन हुआ। अय्यापुर के बालाजी नगर में चल रहे शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति, रुद्राभिषेक और विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस दौरान अयोध्या से आए कथावाचक मुरली मनोहर महाराज ने भगवान कृष्ण की अद्भुत बाल लीला का संगीतमय वर्णन कर भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया।
वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री राम सूरत राय ने बालाजी मंदिर प्रबंधन को 7 दिवसीय आयोजन के लिए बधाई दी। वहीं आयोजक मंडल के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि 7 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन समस्त मोहल्ले वासियों के सहयोग से संपन्न हुआ है। महादेव मंदिर की तरफ से सभी कार्यकर्ता एवं मीडिया कर्मी को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे इस यज्ञ को संपन्न करने में पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। साथ ही पूरे ग्रामवासी के सहयोग से इस यज्ञ को संपन्न किया गया है, इसलिए पूरे हार्दिक दिल से पूरे समस्त ग्रामवासी को हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। आज समापन हो गया। 7 दिन तक यह यज्ञ चला है। भागवत कथा का भी अनुष्ठान किया गया है। यहाँ पर सब चीज हुआ है। भागवत कथा किनके द्वारा? मुरली मनोहर व्यास मुरली मनोहर जी महाराज के द्वारा कराया गया है। ये मुरारी जी के शिष्य हैं, इन्हीं के द्वारा इसको संपन्न कराया गया है। अपना मेरा नाम मनोरंजन पांडे हुआ, पिताजी। यज्ञ का समापन हो रहा है, रात्रि 8 बजे इसका समापन होगा। उसके बाद महाभंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे ग्रामवासी इसका आनंद लेंगे और इसका सादर आमंत्रित है। साथ साथ आप सभी लोग भी, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया बंधु हैं, सबका स्वागत है इस प्रांगण। रामबाग स्थित ज्ञाननाथ मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर गुरुवार की देर रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया गया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर महाशिवरात्रि त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। उसी कार्य में गुरुवार की रात रामबाग स्थित ज्ञाननाथ शिव मंदिर परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। मंदिर के पुजारी बिमल बाबा ने बताया कि 1971 में मंदिर में शिव विवाह का आयोजन किया गया था। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। उनका यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। आयोजन किया जा रहा है। यह महाशिवरात्रि हमको ज्ञान नहीं था। जब मैं एलएस कॉलेज में 71 में पढ़ रहा था, तब मेरा आँख खराब शुरू हुआ और आँख खराब सीतापुर, अलीगढ़, बाबा साहब ने आँख का ऑपरेशन किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।